हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज। तो पावर सीरीज पर बात कर रहे थे। पावर सीरीज पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं स्टूडेंट कि पावर सीरीज जो होती है, एक तो इसका जनरल फॉर्म बताया था और फिर बताया था इससे जो क्वेश्चन लगेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्म लेके चले थे और उस टाइप के क्वेश्चन का हमने मेथड बताया था स्टूडेंट। तो हमारा जो जनरल फॉर्म था पावर सीरीज का, तो हमने बताया था लिमिट टी एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। और लिमिट स्टूडेंट कुछ भी हो सकती है, 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, 2 से भी हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा था ए एन जेड माइनस जेड नोट का होल पावर एन। ये पावर सीरीज थी। इसमें ए एन जो था यानी कि एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए नॉट आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा। ये सब कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स थे स्टूडेंट, और जेड नॉट भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट था। ये पुराने वीडियो में बताया था। जो जहाँ पर ये जेड वेरिएबल यूज हुआ है यहाँ, इसका नाम था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इस टाइप की सीरीज को पावर सीरीज कहते हैं स्टूडेंट। तो हमने ये बताया था जेड नॉट की वैल्यू अगर 0 रख दें तो यहाँ पर जो सीरीज बन के आई थी, इस सीरीज को ए एन इंटू जेड पावर एन, और इसी सीरीज के लिए हमने फार्मूला निकाला था यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। उसका फार्मूला था स्टूडेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ था लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ए एन का मॉड इसका होल पावर n। एक दूसरा भी फार्मूला इसमें बताया था 1/r इक्वल टू, अगर क्वेश्चन इससे लगाएं तो इससे भी लग जाएगा, लेकिन अगर इससे नहीं भी लगता है किसी कारण से तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन का ये इतना फार्मूला था, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ए एन प्लस 1/an। ये 1/r का ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई थी। तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताई थी, जो रेडियस होती है कन्वर्जेंस की, उस रेडियस की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से छोटी होगी। इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर बताया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बाद में कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसमें ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और कौन सा पार्ट होगा ये डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर आता है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो स्टूडेंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो मॉड जेड, यानी कि ये जो लिखा हुआ है पावर एन हटा करके, मॉड जेड लेस देन आर। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर 0 है, रेडियस r है, तो इस r रेडियस को सेंटर 0 मान करके जो इसके अंदर पार्ट लेस देन r लिखा हुआ है, यानी कि रेडियस r के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं, इन हर पॉइंटों पर ये जो सीरीज गिवन है ये कन्वर्जेंट होगी। और इसके बाद मॉड जेड ग्रेटर देन r, इसका मतलब इसके बाहर वाले पॉइंट जो हैं इन पर ये सीरीज इन पॉइंटों पर डाइवर्जेंट होगी जो इसके सर्किल के बाहर दिए गए हैं। लेकिन बात आती है बाउंड्री पॉइंट पर। ये बाउंड्री वाले जो पॉइंट छूटे हुए हैं इन पर ये सीरीज कैसी होगी, इसका यहाँ पर कोई भी मेथड अभी नहीं बताया गया है। केवल बताया गया कि इस सर्किल के अंदर और इस सर्किल के बाहर। तो अंदर वाला यहाँ पर पार्ट है, यानी कि इन पॉइंटों का जो सेट होगा वो ये इक्वेशन बनी हुई है, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ये पुराने वीडियो जो सब बता भी चुके हैं, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और स्टूडेंट इसका एक दूसरा भी नाम बताया था, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। ये हम सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आउटसाइड के पॉइंट हैं, यानी कि आर रेडियस के बाहर वाले पॉइंट हैं इस क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर ये सीरीज जो होगी ये डाइवर्जेंट होगी। इसके बाद क्वेश्चन भी काफ़ी डिस्कस किए थे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए और बीएससी सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए।
वहाँ पर आप देख सकते हैं। और किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम को हो सकता है हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट यहाँ पर बताया हुआ था। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है, या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, और इस बात को ध्यान रखेंगे फॉर्म ये वाला हो, इस फॉर्म के लिए ये वाला फार्मूला है हमारे पास। तो पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन भी लगे थे, इससे पहले वाले वीडियो में लगे थे। आज इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, लिखा हुआ है AN Z पावर n, और दूसरी सीरीज लिखी हुई है सिग्मा BN Z पावर n। दो सीरीजें हैं, एक की रेडियस R1 है और दूसरी सीरीज की रेडियस R2 है। इस सीरीज की रेडियस R1 है। फिर लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली देन सो दैट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज सिग्मा AN इंटू BN इंटू Z का पावर n इज R1 R2। यानी कि इस सीरीज की हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है और इसका आंसर आएगा R1 और R1 इंटू R2। ये हमें प्रूव करना है। ये गिवन में दिया गया है कि R1 इस सीरीज की रेडियस है और R2 इस सीरीज की रेडियस है। प्रूव करना है कि इस सीरीज की जो रेडियस होगी वो R1 इंटू R2 होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो स्टूडेंट इस सीरीज की जो रेडियस है वो R1 है, तो इसलिए R1 इसमें फार्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट फार्मूला जो हमारा होगा 1/R1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ Z पावर n को हटा करके यहाँ पर जो कोफिशिएंट मिलता है वो AN है, तो AN का होल पावर 1/n, इसे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 1/R2 इक्वल टू, यहाँ पर लगाया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये जो सीरीज है इसमें Z पावर n को हटाएंगे तो मिलेगा BN, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा BN का होल पावर 1/n और इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस सीरीज की रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, किसमें कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज of the power series sigma AN इंटू BN और इंटू Z पावर। इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट कैपिटल R मानी है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं देन फार्मूला निकला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी 1/R इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मोड इस Z पावर n को हटा करके AN इंटू BN, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर लिखा है AN इंटू BN का होल पावर 1/n। तो स्टूडेंट अगर किसी भी यहाँ पर AN और BN यानी कि जो AN BN होता है यहाँ पर सीरीज में वो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर इंटू में लिखा हुआ है Z1 इंटू Z2, तो इसका आंसर होता है Z1 का मोड और इंटू Z2 का मोड। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा AN का मोड और इंटू BN का मोड, और इस पर होल पावर जो लगी हुई है ये है 1/n। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/R इक्वल टू, और स्टूडेंट इस पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट AN जो लिखा हुआ है इस पर 1/n पावर आएगी और इस मोड पर 1/n पावर आएगी, और लिमिट को हम अलग अलग दोनों पर लगा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट AN का मोड इसका होल पावर 1/n इंटू, इसमें लिमिट अलग लगा रहे हैं क्योंकि दोनों पर अलग अलग लिमिट का हमको फार्मूला मालूम है, 1/R1 और इस पर है 1/R2। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट
एन टेन टू इनफाइनाइट, और यहाँ से मिल जाएगा मॉड बी एन का होल पावर 1/n। और स्टूडेंट अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, इसकी जगह पर 1/r1 और इस क्वांटिटी की जगह पर 1/r2 यहाँ पर पुट करते हैं। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल टू, इसकी जगह पर 1/r1, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/r1 इंटू, और इसकी जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर है 1/r2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/r2। और ये हमने यूज की है तो यहाँ पर लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर दिया। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई 1/r इक्वल टू 1/r1 इंटू r2। तो इस तरीके स्टूडेंट इस फार्मूला आ जाएगा यहाँ से r इक्वल टू r1 इंटू r2, यानी जो इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मानी थी स्टूडेंट वो r मानी थी, और r का आंसर आ गया r1 इंटू r2, और यही हमको इसमें प्रूव करना था। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। लिखा हुआ है स्टूडेंट सिग्मा n अंडर रूट 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2in इंटू जेड पावर n। सॉल्व करते हैं इसे। तो यानी कि यहाँ पर सिग्मा n अंडर रूट 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2in इंटू यहाँ पर जेड पावर n, जेड पावर n लिखा हुआ है तो इसका कंपेयर यहाँ पर करेंगे an इंटू जेड पावर n सीरीज से। तो स्टूडेंट यहाँ पर an की जो वैल्यू आएगी an इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे n अंडर रूट 2 और प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2in, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर फार्मूला हमारा जो था 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड an का होल पावर 1/n। स्टूडेंट इससे अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इससे भी क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, और an+1 से लगाएंगे अगर हम तो an+1/an करेंगे तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ही हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम 1/n से लगाते हैं। अगर उससे नहीं लगता है तो फिर हम लगाएंगे an+1/an वाली मेथड से। तो पहला मेथड यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 1/r इक्वल टू लगाते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आता है मॉड ऑफ an का होल पावर 1/n। इससे इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर आता है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लिखा, मॉड लगाया, यहाँ से लिखते हैं n अंडर रूट 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू आई इंटू n का होल पावर 1/n। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास मॉड में Z1/Z2, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में भी हो और कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में भी हो तो अलग अलग मॉड लगा दिया जाता है, यानी मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। बस कंडीशन यहाँ पर याद रखेंगे जो डिनोमिनेटर में पार्ट लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 नहीं है, यानी अलग अलग कर सकते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पर लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड n अंडर रूट 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई में यहाँ पर मॉड लगाएंगे 1 प्लस 2in इस पर मॉड, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 1/n स्टूडेंट। और हमें मालूम है कि अगर मॉड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो मॉड z तो इसका मतलब है x प्लस आई वाई, तो इसका आंसर आता है अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट जो y है इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1/r इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट
मॉड तो अंडर रूट लगाएंगे इसमें, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट रियल का स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर लगेगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा स्टूडेंट, और 2in यानी i का कोफिशिएंट 2n है, तो 2n का स्क्वायर करेंगे 4n स्क्वायर आएगा, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 1/n। इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट, तो होल अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और इसमें होल अंडर रूट लगाएंगे, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 2n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर प्लस 1, और इसका होल पावर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1/n। अब देखते हैं स्टूडेंट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, तो इसका लगाने का जो मेथड था कि यहाँ पर n का पार्ट अगर लिखा हुआ है n टेंड टू इनफाइनाइट, x टेंड टू इनफाइनाइट कोई भी, और यहाँ पर ही पॉलिनोमियल हो, यहाँ पर ही पॉलिनोमियल हो, तो सबसे पहली वर्किंग है हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे, और अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2n आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस 1/n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1/n का स्क्वायर, और इस पर होल पावर आ जाएगी स्टूडेंट अंडर रूट 2 का मतलब 1/2, तो 1/2 और पावर का इंटू होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2n, और n स्क्वायर से इस n स्क्वायर को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1/n का स्क्वायर, 2 प्लस 1/n का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस या 4 प्लस 1/n का स्क्वायर, और इसका होल पावर 1/2n। तो एक फार्मूला है, उस फार्मूले को देख लें, कहीं यहाँ पर वो फार्मूला गलत ना लग जाए, तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक फार्मूला बताया था कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस x/n का होल पावर n, यानी n की लिमिट इनफाइनाइट हो, इन n ही यहाँ पर लिखा हो और n ही इस पावर पर लिखा हो, तो इसका जो आंसर आता है स्टूडेंट आता है e पावर प्लस या माइनस, और x प्लस हो तो प्लस x और माइनस है तो माइनस x, लेकिन स्टूडेंट n की लिमिट लगी है, यहाँ पर n स्क्वायर है, और दूसरा इसकी जो होल पावर है उस पर n नहीं है, अपॉन में n है, तो फिर इस वाले फार्मूले को नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाने का मेथड होगा डायरेक्ट n की जगह पर हम इनफाइनाइट रखेंगे, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 आएगा, और इसका होल पावर जब इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट का आंसर 0 आएगा, यानी 1/r इक्वल टू 1/2 यहाँ से मिल जाएगा, और इसका होल पावर 0। किसी भी पावर पर 0 अगर लगा हुआ है, किसी भी नंबर पर पावर 0 लगाए तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट 1। तो इस तरीके से यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, केवल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया था। अगर स्टूडेंट यहाँ पर डोमेन पूछा जाता, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, तो यहाँ पर इसका आंसर हम इस तरीके से लिखते, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि इस z पावर n का जो कोफिशिएंट है ये an था, तो यानी कि n पावर हटा करके z, ये तो z लेस देन यहाँ पर r, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ z लेस देन 1। ये इसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है। हालांकि इस क्वेश्चन में केवल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया था, यहाँ तक अगर डोमेन पूछा जाता है या फिर सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है, यहाँ पर सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस
सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मॉड जेड लेस देन आर, यानी मॉड जेड लेस देन आर की जगह पर 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे यहाँ तक पूछा गया है इसमें, अगर सर्किल या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहाँ तक लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़े अलग टाइप का है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज सिग्मा बी एन का होल पावर एन, बी एन का पावर एन इंटू जेड एन, और यहां पर लिखा है वेयर फॉर ईच एन, एन की हर वैल्यू के लिए बी एन जो लिखा है बी एन का पावर एन नहीं है, यहां पर बी एन का पावर एन है। यहां पर बी एन की वैल्यू दी गई है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके बाद वाला टर्म आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन फैक्टोरियल एन तक। ये केवल एक टर्म दिया है, वो एनवा टर्म है। b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, b3 की वैल्यू अभी देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो सीरीज गिवन है वो यहाँ पर है बी एन का पावर एन इंटू जेड एन। तो जेड एन का जो कोफिशियंट है वो बी एन का पावर एन है, यानी कि यहाँ पर ये हम मानते हैं ए एन इंटू जेड पावर एन। तो ए एन की जो वैल्यू यहाँ से कंपेयर होकर के आएगी स्टूडेंट, ए एन बराबर वो हम लिखेंगे बी एन का पावर एन आएगी। अब यहाँ पर निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को लिखते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे एन टेंड टू इनफाइनाइट रखेंगे, मॉड ऑफ ए एन का होल पावर 1/n रखेंगे। बहुत इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है ये, इसको समझते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्वल टू लगाएंगे लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, ए एन लिखा हुआ है, ए एन का मतलब है बी एन का होल पावर है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं मॉड ऑफ बी एन का पावर एन और इसका होल पावर 1/n। अब वैल्यू रखते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको यहाँ पर लिखा 1 अपॉन आर इक्वल टू लगाया लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, बी एन का पावर एन लिखा है। तो बी एन की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर लिखी है, लिखते हैं इसको 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक टर्म और लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फैक्टोरियल 3, फिर आगे लिखा प्लस डॉट 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 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n। ये बी एन की वैल्यू रखी है, इसका पावर n है तो यहाँ पर होल पावर n लगा दिया, मॉड के बाद होल पावर लिखा है 1 पावर n। तो अब स्टूडेंट देखते हैं कि ये जो मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है और नेगेटिव नहीं है। मॉड का मतलब होता है रियल नंबर में नेगेटिव को पॉजिटिव करना, यानी -2 लिखा है तो इसका मॉड हटाएंगे +2 कर देंगे। और अगर यहाँ पर कोई इमेजनरी यानी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट लिखा है तो इसका मतलब होता है √x² + y²। लेकिन मॉड में ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नंबर अगर कोई है तो फिर स्टूडेंट इसके मॉड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी आयोटा नहीं है, कोई भी यहाँ पर आयोटा का टर्म नहीं है और कोई भी यहाँ नेगेटिव का टर्म नहीं है, इसलिए इस मॉड का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। यानी मॉड हटा करके लिखेंगे इसका होल पावर n। तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और इस पर यहाँ लिखते हैं 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n का होल पावर n। ये यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो अब ये पावर भी यहाँ पर पावर में पावर का इंटू होगा तो इससे ये कैंसिल होगा। तो अब अगली यहाँ पर लाइन जो हम लिखेंगे इसको लिखते हैं तो 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट
और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसके आगे की बात समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो bn लिखा है इसका मतलब क्या है? bn का मतलब अगर यहाँ पर हम देखेंगे b3 लिख के देखें b3 तो इसका मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा। n लिखा है तो इसका मतलब 2 बार तो 1 लिखा है, इसके बाद यानी इस 1 के नीचे लिखा है फैक्टोरियल 1, ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1। एक 1 लिखें और फिर अगले से 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल। अगर n लिखा है तो फैक्टोरियल n तक चलेगा। अगर यहाँ पर b3 लिखा है तो सबसे पहला टर्म तो 1 आएगा, इसके बाद दूसरा जो टर्म आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आएगा। कब तक चलना है? जब तक चलना है जब तक कि n है तो फैक्टोरियल n आ गया, यानी कि जब यहाँ 3 लिखा है तब तक आगे चलना है जब तक फैक्टोरियल 3 ना आ जाए। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इतने टर्म लिखे जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम b2 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर यहाँ लिखा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, तब तक चलेंगे जब तक यहाँ 2 ना आ जाए, तो अगला टर्म आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 लिखा है तो इसमें 4 टर्म है, 2 लिखा है तो इसमें 3 टर्म है, यानी जितना यहाँ लिखा होगा टर्म इससे ज़्यादा होगा। अगर हम b4 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 टर्म होंगे, b2 वैल्यू निकाली तो 3 टर्म होंगे। ऐसे ही यहाँ पर bn लिखा हुआ है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म गिने तो यहाँ से स्टार्ट करें, इसको छोड़ दें, पहले यहाँ से आराम से गिन सकते हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 2 टर्म हो गई, 3 फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल n तक, तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म हो गई। लेकिन एक ये लिखा हुआ है तो n + 1 टर्म, यानी जितना सफिक्स में लिखा होगा उससे एक ज़्यादा टर्म होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये लाइन आई है इसमें यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब लिखा है n टेंड टू इनफाइनाइट, यानी कि जो bn तुम्हारा लिखा हुआ है ये इसमें n की जगह पर इनफाइनाइट रख दें, तो जो टर्म होंगे वो इनफाइनाइट + 1, यानी जितना यहाँ लिखा रहता है उससे ज़्यादा टर्म आता है, वही अपॉन में रहता है। तो टर्मों की जो संख्या होगी, यहाँ लिखा हुआ है n टेंड टू इनफाइनाइट, यानी टर्म होंगे इनफाइनाइट। जब इसको हटाएंगे तो इनफाइनाइट टर्म इसमें लिखेंगे, और सबसे लास्ट जो टर्म इनफाइनाइट पर होगा स्टूडेंट उसमें यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, वो टर्म 0 होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म होंगे इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जब टर्म लिखे जाते हैं तो प्लस डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं रखनी है। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर एक ही टर्म जो तुम्हारा दिया है, ये बहुत ज़्यादा टर्म नहीं, एक ही टर्म की वैल्यू है bn की। अभी तक an जो लिखा रहता था वो एक टर्म पूरा कैलकुलेट करके एक छोटा सा पार्ट दिया रहता था, अब एक ही टर्म इतना बड़ा है, यानी कि b1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 टर्म आएंगे, b2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 3 टर्म आएंगे, b3 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 4 टर्म आएंगे। तो ऐसे टर्म भी बढ़ रहे हैं। तो जब हम bn की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें n + 1 टर्म आएंगे, और n की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट रखा तो इसका मतलब टर्मों की संख्या भी इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट जो टर्म लिखे जाते हैं वो प्लस डॉट डॉट प्लस प्लस करके बाद में डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इस लिमिट को हटाएंगे, यानी कि टर्मों की संख्या बढ़ा देंगे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r = 1 + 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 1 अपॉन फैक्टोरियल n भी आएगा, और n के आगे भी स्टूडेंट यहाँ पर आएगा प्लस n + 1 डॉट डॉट डॉट, और इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये लिमिट का यहाँ पर मतलब है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो 11th-12th में पढ़ा हुआ है। अगर कहीं पर भी e⁻x लिखा है तो इसका आंसर आता है 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर इसमें x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो यानी कि e⁻1 आएगा, 1 + 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
1/3, तो स्टूडेंट ये इनफाइनाइट टर्मों तक चलता रहेगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट, वो यही वैल्यू लिखी है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में ई लिखेंगे, 1/r = ई आया, या हम इसको इस फॉर्म में लिख दें 1/e का इनवर्स, या ऐसा ही बना रहने दें। तो इसको हम सॉल्व करके स्टूडेंट लिखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/e। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस क्वेश्चन की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ऐसा ही फिर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसको भी समझते हैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें जो सीरीज का एनवा टर्म एक साथ दिया जाता तो उस पर सिग्मा लगा रहता था। इसमें एनवें टर्म पर n = 0 1 2 3 लिख करके ये जो सीरीज पूरी बनी हुई है, ये पूरी सीरीज डिटेल में दी गई है। इसका एनवा टर्म नहीं दिया गया है जो हम an मानते थे। तो इस तरीके से अब इसका हमें एनवा टर्म निकालना होगा और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यानी ये पूरी सीरीज लिखी है, तो यानी कि यहाँ पर ये सीरीज जो पूरी गिवन है वो या तो हम जनरल टर्म यहाँ पर an × z⁴n मान लें, और या हम पूरी सीरीज को एक सिंगल टर्म मानते हैं un, ऐसा मान लें। दोनों से क्वेश्चन लग जाएगा। हालांकि अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन माने, तो इसी टाइप को चलते हैं। तो इस सीरीज की पूरी जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर लिखी है z/2। z/2 का मतलब 1/2 × z प्लस, फिर यहाँ पर लिखा है 1 × 3, और यहाँ पर लिखा है 2 × 5, और इसमें लिखा है z का स्क्वायर प्लस, फिर लिखा है यहाँ पर 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 5 × 8, और फिर लिखा है यहाँ पर z⁴, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्लस डॉट 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 चल रहा है। हमें यहाँ पर an से मतलब है, z⁴n से मतलब नहीं है, क्योंकि इससे तो छोड़ना ही छोड़ना है। क्वेश्चन जो हमारा लगता है वो an से लगता है। तो यानी कि हम z को छोड़ करके an की वैल्यू देखते हैं, nवें टर्म की वैल्यू कितनी आती है। an = इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना। एक डिवाइड का साइन लगाते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो पहला टर्म है इसमें 1 लिखा हुआ है, पहले टर्म में 1, और जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है इसका ये, इसमें ये वाला 1 तो शामिल है, और इसके बाद में इसमें 2 ऐड करके एक नया टर्म लिख दिया गया, यानी कि दूसरे टर्म में 2 टर्म आई। अब तीसरे टर्म की बात करते हैं। जब हम तीसरा टर्म लिखते हैं तो ये दोनों टर्म उसमें शामिल रहते हैं, ये दोनों टर्म शामिल रहे 1 3, लेकिन इसमें एक टर्म और बढ़ करके आ गया, वो इसमें 2 ऐड करके आया। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले में 1 और दूसरे में 2, तीसरे में 3 टर्म, चौथे में 4 टर्म होंगे स्टूडेंट। तो एनवें में n टर्म होंगे, लेकिन यहाँ पर पहले में 1, दूसरे में जो 2 होगा 2 टर्म रहे, लेकिन दूसरे टर्म की वैल्यू 3 है। तीसरे में 3 टर्म रहे, लेकिन तीसरे टर्म की वैल्यू 5 है। ऐसी एनवे में n टर्म रहेंगे, लेकिन एनवें टर्म की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पर देखते हैं। हर टर्म में 2 करके ऐड करते हैं, यानी अगर इसका हम चौथा टर्म देखेंगे तो ये तीनों टर्म रहेंगे 1 3 5, लेकिन इस लास्ट वाले टर्म में 2 और ऐड कर दें तो इससे आगे वाला टर्म मिल जाएगा। ये इस सीरीज को पहचानने का मेथड है। तो यानी कि ये सभी टर्म जो हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए, तो ये सभी टर्म उसमें मौजूद रहते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर जब इसका एनवा टर्म लिखेंगे तो 1 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 5 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, और डॉट डॉट करके अब एनवा टर्म जो लास्ट एनवें टर्म की वैल्यू लिख रहे हैं, तो लास्ट एनवा टर्म कितना होगा, इसमें एनवें टर्म की वैल्यू कितनी होगी। यानी कि दूसरे में पहले में ये रहा, दूसरे में ये रहा और ये दोनों रहे, तीसरे टर्म में ये दोनों रहे, इसमें 2 ऐड होकर के और आ गया। तो ऐसे ही एनवे में ये सभी टर्म रहेंगे, लेकिन एनवे टर्म पर आंसर क्या आएगा उसको चेक करना है। देखो पहले में 1, दूसरे में लास्ट टर्म जो आया वो 3 आया, तीसरे में जो लास्ट टर्म आया वो 5 आया, और चौथे में जो लास्ट टर्म आया वो 7 आया। और इस सीरीज से अब एनवा टर्म कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट इसका और इसका डिफरेंस है 2, इसका और इसका डिफरेंस है 2, और इसका और इसका भी डिफरेंस है 2, यानी कि डिफरेंस सेम चल रहा है। यानी कि ये जो सीरीज है ये एपी है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में जो एनवें टर्म पर पहुंचेंगे
तो उसका जो एनवा टर्म होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन यानी कि एन टर्म निकाल रहे हैं, एनवा निकाल रहे हैं, और डी का मतलब डिफरेंस। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 2n माइनस वन, यानी कि एनवें टर्म में लास्ट जो टर्म एनवा पॉइंट होगा उसकी वैल्यू 2n माइनस वन होगी। तो डॉट डॉट करके स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 2n माइनस वन। अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। तो पहला टर्म इसमें दिया है 2, दूसरा टर्म ये 2 रहा, लेकिन इसमें 3 और ऐड करके आ गया, 5 आ गया। अगला टर्म देखते तो ये 2 5 दोनों टर्म रहे, और इसमें यहाँ 3 ऐड कर दें तो 8 आ गया। तो ऐसे ही अगला टर्म जो होगा उसमें ये तीनों टर्म शामिल होंगे, 2 5 8, और इसमें 3 और ऐड कर दें 8 में तो 11 होगा। तो यानी कि जो एनवा टर्म निकालेंगे उसमें ये सभी टर्म स्टार्टिंग से चलते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट एनवें पॉइंट पर कौन सा टर्म होगा उसको यहाँ पर चेक करना है। तो यानी कि पहला टर्म 2 है, दूसरे में 2 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, तीसरे में ये दोनों रहेंगे, 8 भी रहेगा, फिर अगले में 11 आ जाएगा, और डॉट डॉट करके। अब एनवा टर्म जब निकालेंगे तो ये सभी टर्म रहेंगे, लेकिन इसका लास्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी वो देखें। पहले में तो 2 है, दूसरे में लास्ट टर्म 5 है, तीसरे में लास्ट टर्म 8 है, चौथे में लास्ट टर्म 11 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब हम देखते हैं तो इसका डिफरेंस देखते हैं 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, यानी कि ये भी एपी चल रही है। तो एपी में जो लास्ट टर्म होगा वो एनवा टर्म बोलेंगे, और उसकी वैल्यू होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 3 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 3n माइनस वन आता है यहाँ से। तो यानी इसका जो लास्ट टर्म होगा स्टूडेंट वो 3n माइनस वन होगा। अब स्टूडेंट इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जो एक एक टर्म इसमें बढ़ते रहते हैं, इसमें कभी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड an का पावर 1/n, ये कभी नहीं लगेगा। इसमें फार्मूला लगेगा 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1/an। तो an प्लस 1 निकालें अब इसका। तो स्टूडेंट जब an प्लस 1 निकालेंगे, यानी कि तीसरा टर्म अगर हमें मालूम है, यानी दूसरा मालूम है और तीसरा निकालते हैं, तो ये दूसरे टर्म से तीसरा जब निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यू उसमें शामिल रहेंगी, और इसमें 2 नंबर ऐड कर दें 2, तो अगला पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें ये दोनों नंबर शामिल रहेंगे, लेकिन 3 इसमें हमें 3 डिफरेंस चल रहा है, 3 ऐड कर दें तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो एनवा नंबर हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक है, तो n प्लस 1 निकालेंगे स्टूडेंट, इतने नंबर सभी शामिल रहेंगे, लेकिन इसमें जो अगला पॉइंट और होगा इसमें 2 ऐड कर देंगे तो उससे आगे वाला नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 3 5 7। अगर हम ये टर्म देखते हैं, ये टर्म देखें उससे आगे वाला चाहिए तो 1 3 5 के बाद एक और इसमें जो जाएगा 2 ऐड करके, तो 1 3 5 7, और नीचे आ जाएगा 2 5 8, और इसमें हम 3 ऐड कर दें क्योंकि ये 3 के डिफरेंस से चल रहा है तो 11 आ जाएगा। ऐसी an टर्म ये बना, an प्लस 1 निकालेंगे तो ये टर्म सभी शामिल रहेंगे, एक टर्म और बढ़ जाएगा। तो यानी डॉट डॉट करके यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1, और एक टर्म बढ़ेगा वो इस वाले टर्म में 2 ऐड करने से आ जाएगा। जैसे ये टर्म है, इसमें 2 ऐड कर दें तो 5, तो यानी कि दोनों टर्म रहे तो ऐड करने से 5 बनेगा, वो आ जाएगा। तो ये सभी टर्म रहे, इसमें 2 ऐड कर देंगे और यहाँ पर टर्म मिल जाएगा। तो 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 2, और माइनस 1 करेंगे तो 2n प्लस 1। उसी तरीके से यहाँ तक सभी टर्म रहेंगे 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 3n माइनस 1। और ये स्टूडेंट चल रहा है कि अगर यहाँ टर्म ये मालूम है, इससे आगे वाला निकालते हैं तो ये दोनों टर्म शामिल रहेंगे, लेकिन इस वाले टर्म में 3 ऐड करने से लास्ट टर्म इसका पता चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ तक ये सभी टर्म रहेंगे, और अब इससे आगे वाला जब निकालते हैं, ये an का है, अब an प्लस 1 निकालते हैं तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो इससे आगे वाला मालूम चलेगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3n प्लस 2। अब फार्मूला लगाते हैं 1/r का, लिखते हैं लिमिट
n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट an+1 अपॉन an इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट रखा, मॉड लगाएंगे और इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड देखें, या तो हम पूरी वैल्यू रखें और फिर सॉल्व करें, या एक ट्रिक याद रखें कि जब an+1 ऊपर रखेंगे तो ये सभी टर्म और इसके बटे में ये वाले टर्म आएंगे, तो इसका मतलब ये जो टर्म होंगे ये सॉल्व होंगे इससे, और ये जो टर्म होंगे ये सॉल्व होंगे इससे। an+1 ऊपर रखा हुआ है, यानी कि इसमें जो ऊपर वाले टर्म होंगे वो ऊपर रहेंगे और इसमें जो नीचे वाले टर्म होंगे वो नीचे रहेंगे। लेकिन इसमें इसे हम पलट के लिखेंगे तो ये नीचे वाले टर्म ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर वाले नीचे पहुंचेंगे। तो याद रखेंगे कि इसका जो ऊपर टर्म, अब बिल्कुल एक पॉइंट याद रख लें कि इसमें जो भी, इसको हम सॉल्व करेंगे इसके साथ, इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ। an+1 ऊपर लिखा है, इसका मतलब इसमें जो ऊपर टर्म मिलेंगे वो हम ऊपर रखेंगे और नीचे टर्म मिलेंगे इसमें नीचे रखेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई टर्म बचता है तो ऊपर बचता है तो नीचे लिखा जाएगा, और नीचे बचता है तो ऊपर लिखा जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने का है। तो सॉल्व करते हैं, तो an+1 बटे an, यानी इसको इसके साथ काटते हैं। जब बटे करेंगे स्टूडेंट तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी टर्म कट जाएंगे, 1 से लेकर 2n-1 तक। तो इसके तो टोटल खत्म हो जाएंगे, केवल ये टर्म बचेगा। और चूंकि an+1 ऊपर लिखा है तो इसका ऊपर वाला टर्म ऊपर ही रहेगा, यानी 2n+1 आएगा। और ये टर्म सॉल्व होंगे इसके साथ डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 3n-1 तक, 2 से 3n-1 तक, 2 से 3n-1 तक ये इनसे कट जाएंगे और केवल बचेगा 3n+2। तो इसका जो टर्म ऊपर बचता है वो ऊपर लिखा जाता है, इसका जो टर्म नीचे बचता है स्टूडेंट वो नीचे लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ से केवल बचा हुआ है 3n+2। ये इसका स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड है। अगर हम इसको डायरेक्ट ना कर पाएँ तो ये वैल्यू ऊपर रखेंगे और इनटू का साइन लगा के इसके वैल्यू को पलट करके ये ऊपर और ये नीचे रखेंगे और काट देंगे तो यही आएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब देख लें, यहाँ मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आयोटा नहीं है। तो नेगेटिव ना हो और कॉम्प्लेक्स ना हो तो फिर मॉड का कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड की कोई वर्किंग नहीं, यानी मॉड हट जाएगा स्टूडेंट। तो 2n+1 अपॉन 3n+2। और ये पॉलिनोमियल बना, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल यानी इस पावर में चल रहा है, नीचे भी। तो ऐसे टर्मों में जब इनफाइनाइट लिमिट लगी हो तो n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के कैंसिल करते हैं। देखते हैं इसको आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1/r इक्वल टू, यानी ये वैल्यू यहाँ से 1/r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n, और ये वैल्यू मिल जाएगी 2 + 1/n डिवाइडेड बाई, इसमें n कॉमन लेंगे तो 3 + 2/n, तो यहाँ मिल जाएगा 3 + 2/n। n से n कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पर 1/r इक्वल टू n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इनफाइनाइट रखने पर 0, और यहाँ से आ जाएगा 3 + 0। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट आज इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में यहाँ पर पढ़े, तो अगले वीडियो में इस टाइप के और एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे, और फिर एक नए टाइप के क्वेश्चन फिर चलेंगे जनरल सीरीज के लिए। z - z0 का होल पावर n, ये जनरल सीरीज थी और इसके इनटू में an कांस्टेंट लगा हुआ। तो ऐसे सीरीज में जब यहाँ पर z- कुछ या z+ कुछ लिखा रहता है तो ऐसे सीरीज का हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से निकालेंगे ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका कैसे निकालेंगे वो अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज स्टूडेंट इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन
सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।